मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चमन श्रीवास्तव। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि बोर्स के एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ओके, और बोर्स के एटॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे मूव करता है। ओके, दैट मीन्स उसका रेडियस कितना होता है। ओके, तो हम लोगों ने उसका ऑर्बिट नंबर से उसको पहचाना था कि n इज इक्वल टू 1 पे उसका कितना रेडियस होगा, n इज इक्वल टू 2 पे कितना रेडियस होगा। ओके, हम लोग इस क्लास में एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर उसका एनर्जी कितना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो कितना डिस्टेंस पे होता है, हर ऑर्बिट वाइज कितने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। और उसका मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखा है, तो टॉपिक वाइज आप हर प्लेलिस्ट को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो वो v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ओके, और यहाँ पे उसका जो वैल्यू होगा न्यूक्लियस का वो होगा Ze। ओके, और यहाँ से जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा वो मान लेते हैं हमारा r। ओके, तो हमारा हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाला भी था r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर इंटू जेड। मतलब यहाँ पे हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है, h स्क्वायर है, पाई है, m है और e है, ये हमारा कांस्टेंट है। अगर हम बात करें Z इज इक्वल टू 1 पे, मतलब कि हाइड्रोजन एटम के लिए, और ऑर्बिट नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे हमारा R जो निकल के आता है वो आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का वो 0.529 एंगस्ट्रॉम पे है। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस उसका 0.529 एंगस्ट्रॉम है। ओके, इस तरह से हम लोग, अगर मेरे पास जो फॉर्मूला है उससे हम लोग आसानी से सेकेंड ऑर्बिट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इस क्लास में अब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट थिंग होता है। ठीक है, बोर्स ने बताया भी था कि वो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ना होगा, एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है। इन्होंने ये तो बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कितने डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका एनर्जी क्या है। ओके, कोई भी चीज एनर्जी से पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई भी डेली लाइफ के एग्जांपल पे अगर हम आपको एंगल से बताएं, तो अगर मान लीजिए कि आप किसी पोस्ट पे हैं तो वो आपका पोस्ट ना होकर वो आपके एनर्जी लेवल को बताता है कि आपने इतना एनर्जी लगाया तो आपने इस पोस्ट को अचीव किया। अगर किसी इंसान को उस पोस्ट को अचीव करना है तो हमें इतना एनर्जी लगाना पड़ेगा, मतलब वो आपका पोस्ट आपके एनर्जी को भी डिस्क्राइब करता है। ओके, तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका एनर्जी कितना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है वो हमारा, वो दोनों को हम प्लस करते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी को और एक काइनेटिक एनर्जी को, तो वो हमारा दोनों एनर्जी निकल के आ जाता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है कि 1/2 mv स्क्वायर होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे mv स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Ze इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ओके, जो कि हमने बताया था कि ये हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है। ठीक है, और यहाँ पे Ze जो हो गया वो हमारा न्यूक्लियस का वैल्यू हो गया और ई हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया। यहाँ से आर से हम आर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो सिंपली हमारा mv स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर। ओके, अब हम इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देंगे अपने काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर
अपॉन, ओके। तो यहां पे हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाता है, ओके। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ZE हमारा क्या हो गया, जो न्यूक्लियस का वैल्यू हो गया, एंड हमारा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन में चूंकि माइनस चार्ज होता है, ओके, तो हम माइनस लिखेंगे अपॉन R, ओके। अब हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी हम लोग निकालते हैं कैसे। टोटल एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी के लिए दोनों एनर्जी मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐड कर देंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ है, ओके। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है ZE² माइनस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ओके। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE², ओके। तो यहाँ पे जब हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ओके। जब हम लोग चूंकि जानते हैं R का वैल्यू हम लोगों को पता है, ओके, तो R का वैल्यू हम लोग क्या यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो R का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो R का वैल्यू जो पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, R का वैल्यू हमारा एप्सिलॉन नॉट n² अपॉन पाई m/e इंटू E² Z, ओके। यहां पे हमने डायरेक्टली पुट कर दिया R का वैल्यू, ओके। तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा m/e का पावर 4 इंटू Z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n² H², ओके। तो यहाँ पे ये हमारा टोटल एनर्जी निकल के आ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। ये हमारा जो बताता है कि Z और N हमारा यहाँ पे दो चीज क्या है, वेरिएबल है, ओके। तो यहाँ पे Z और N वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, ओके। तो अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को निकाल सकते हैं और हम Z और N के वैल्यू को पुट करके हर एटम का ऑर्बिट वाइज हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हर ऑर्बिट में उसका एनर्जी क्या क्या होता है, ओके। जैसा कि हमने ये निकाल लिया है, यहाँ पे वैल्यू इसका आ गया हमारा m/e इंटू e⁴ Z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² H², ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वैल्यू को पुट करेंगे, ओके। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा Z² और n² क्या है, कांस्टेंट है। तो बाकी सारे वैल्यू को, सॉरी वेरिएबल है, तो बाकी सारे वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए निकालने की कोशिश करें Z = 1 और n = 1 के लिए, ओके। तो जब भी हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की तो Z = 1, और ये हमारा बोर्स थ्योरी जो है वो हमेशा वैलिड होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। मींस अगर हम बात करें कि लिथियम के लिए, तो लिथियम पे हम +1 देंगे, ओके। एंड सॉरी हीलियम के लिए +1 देंगे, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। फिर अगर लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम पे हम +2 देंगे, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसके लिए ये बोर्स थ्योरी जो है वो हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड होता है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम Z = 1 और n = 1 पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालें तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट हमारा निकल के आता है एनर्जी E = E1 =
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब अगर हम चाहें तो इस थ्योरी के अनुसार किसी भी ऑर्बिट को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें फर्स्ट ऑर्बिट का पता ही है। ओके, तो E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -13.6। ओके, इसका वैल्यू कैलकुलेट किए तो Z इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां से हम जो भी वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं। ओके, n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो n इज इक्वल टू जब हम 2 पुट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा E इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अगर हम बात करें एनर्जी लेवल की, ओके, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा एनर्जी है, ओके, मान लीजिए कि जैसे जैसे हम एटम ऑर्बिट नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा जो एनर्जी है वो भी बढ़ता जा रहा है। चूंकि हमारा एनर्जी जो है वो ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ओके, लेकिन निगेटिव साइन हमारा क्या बताता है कि जो एक्चुअल वैल्यू होता है एनर्जी का वो n के साथ बढ़ने के साथ उसका एनर्जी का लेवल भी बढ़ता जाता है। ओके, मतलब कि सबसे जो न्यूनतम होगा, जो सबसे लोएस्ट होगा ऑर्बिट, उसमें सबसे कम एनर्जी होगा। ठीक है, और उसे हम स्टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं n इज इक्वल टू 1 पे, तो एनर्जी हमारा आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर 2 पे पुट करें तो आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अगर हम n का वैल्यू अगर टाइम्स देते जाए तो 1/2, 1/3, 1/4 टाइम्स होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगा वो E1, E2 और E3 की अगर बात करें, ठीक है, तो E3 का सबसे ज्यादा होगा, E2 का उससे कम होगा और E1 का सबसे कम होगा। मतलब कि जो जनरली के एटम होते हैं उनके अंदर जो सबसे जो ऑर्बिट जो हमारा न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, ओके, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब कि उसका एनर्जी जो होता है लोएस्ट होता है, न्यूनतम होता है। ओके, तो जनरली हम लोग जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो लोएस्ट एनर्जी की बात करते हैं और इसलिए वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही पाया जाता है। ओके, तो यहां से अगर हम स्टेबिलिटी की भी बात करें, ठीक है, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी हमारा जो होगा वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 का n1 का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। ओके, क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो लोएस्ट है। ओके, फिर n2 का उससे कम होगा, फिर n3 का उससे ज्यादा होगा। मतलब कि ये एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि उसका क्या स्टेबिलिटी हो सकता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम लोग जान रहे हैं कि mv² इज इक्वल टू mv² बाई r इज इक्वल टू, हम लोग जान रहे हैं कि वो कूलम्ब्स लॉ के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ZE² अपॉन r²। ओके, तो r से r यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो mv², यहाँ से अगर हम v² को निकालना चाहे तो ये m हमारा इधर आ जाएगा। ओके, तो हो जाएगा ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू m इनटू r। ओके, जो हमारा m है यहाँ पे वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास को बता रहा है। ओके, तो अगर हम सारे वैल्यू को पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाता है वेलोसिटी। ओके, तो ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m e। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमने निकाला था उसका रेडियस कितना होता है पता होना चाहिए हमें, अभी बताया था मैंने 0.529 एंगस्ट्रॉन। मतलब एंगस्ट्रॉन मतलब उसको हम लोग 10 टू द पावर -10 मीटर कहते हैं। ओके, तो उसका यूनिट एंगस्ट्रॉन होता है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन। ओके, तो ये हमारा जो वैल्यू है वो निकल के आ जाता है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब कि अगर हम
वेलोसिटी को अगर निकालने की कोशिश करें तो कहेंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, वो किस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ये 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है। अब निकालने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि ये इस वेलोसिटी के साथ अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो इस वेलोसिटी को कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं टाइम पीरियड की तरफ। तो अगर टाइम पीरियड अगर हम निकालें तो टाइम, तो हम लोग जानते हैं t इज इक्वल टू टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस d बाई टी, सॉरी स्पीड, तो हम लोग डिस्टेंस का जो होगा सर्कुलर मोशन पे चूंकि मूव कर रहा है ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग उसका क्या लेंगे, सरकमफ्रेंस लेंगे। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा 2 पाई r। ओके, और v के वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो 2.2 इंटू 10⁻6। ओके, तो इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.5 इंटू 10⁻16 सेकेंड। ओके, तो ये दोनों वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोगों ने सारी चीजों को जानने की कोशिश की कि उसका एनर्जी क्या होता है, अगर वो किस वेलोसिटी के साथ वो घूम रहा है। ओके, उसका वो अगर वो इस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है अपने एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। ओके, जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्बिट का निकाला उसी तरह हम सेकंड ऑर्बिट या फिर nth ऑर्बिट का भी निकाल सकते हैं बाय फार्मूला। ओके, जो फार्मूला हमने आपको अभी बताया। ओके, नेक्स्ट में हम लोग हिल्बर्ट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए।